हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू पे हमने फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड मास्टरिंग म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर ये कोर्सेस को आपको सब्सक्राइब करना है तो स्टॉक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट ये कोर्सेस पे मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये कोर्सेस हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। आशा करूंगा आप जरूर उनको सब्सक्राइब करोगे। आइए एक बार न्यूज शुरू करते हैं। तो अगेन द सेक्शंस वुड बी वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एंड आर स्टॉक रिलेटेड कंपनी स्पेसिफिक न्यूज। सो ओवरऑल अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या हो रहा है या फिर वर्ल्ड मार्केट्स में क्या हो रहा है, तो कल यूएस के मार्केट्स डाउन थे 0.15% से, सो ज्यादा हलचल नहीं थी, बट बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी मार्केट में हो रही है फ्रॉम द इंडिया पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूं। अब पहली तो मिस्टर पॉवेल बोल रहे हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग होना पॉसिबल नहीं है। हार्ड लैंडिंग मतलब बहुत सारे हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से इकोनॉमी बहुत खराब तरीके से रिएक्ट कर सकती है। यानी रेट हाइक जो 0.75% का रेट हाइक ऑलरेडी एक दे चुके हैं और आने वाले समय में जुलाई में और एक बार 0.75 या फिर एटलीस्ट 0.5% का रेट हाइक हो सकता है। दैट्स व्हाट मिस्टर पॉवेल हैज सेड इन फ्रंट ऑफ द कांग्रेस सीनेट, जो है उनके सामने उन्होंने बोला है। It means only one objective is there, and that is to control inflation. Inflation control and inflation taking down to the levels of 1.5% to 2%, यही उनका मेन एजेंडा है। और यह इसकी वजह से उनका कहना है कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने वाली है। दैट्स व्हाई यूएस कैन गो इन रिसेशन आल्सो। सो हमारे लिए ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है? अगर यूएस रिसेशन में जाता है तो फिर ऑयल के प्राइसेस गिर जाएंगे। हमारा सबसे बड़ा तकलीफ क्या है आज इंडिया का? सबसे बड़ा तकलीफ है हमारा क्रूड ऑयल। अभी ब्रेंट क्रूड की प्राइस, जब मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, दैट टाइम इट इज एट $109.7 पर बैरल। सो बहुत सारी अच्छी, मतलब मैं जब 4-5 दिन नहीं था तब से क्रूड ऑयल भी काफी अच्छा नीचे आ चुका है। यूएस की 10 ईयर जिसे यील्ड इज आल्सो एट 3.15%, इंडिया की 10 ईयर जिसे यील्ड इज आल्सो एट 7.39%। सो ये सारे यील्ड्स यहाँ पे गिर रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव। बाकी इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो इज एट 100%, यानी कि बहुत मतलब कंपेयर टू रीसेंट लेवल्स वो काफी नीचे आ चुका है। 100%। वैसे लॉन्ग टर्म एवरेज इज 75 to 80%। इसको क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, विच इज राइट ऑल्सो, बिकॉज अर्लियर लिस्टिंग जो थी वो बहुत मुश्किल होती थी या फिर बहुत कम कंपनीज लिस्ट होती थी। सो एक्चुअल मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ में नहीं आता था। देयर वाज अनदर पैरेलल इकोनॉमी आल्सो गोइंग ऑन इन इंडिया, सो वो भी कंसिडर नहीं होती थी, एंड दैट्स व्हाई इट इज इररिलेवेंट ऐसा माना जाता था। बट आई थिंक थिंग्स इवॉल्व, सो इट इज जस्ट वन ऑफ द पैरामीटर, इट इज नॉट द ओनली पैरामीटर। ये हमने यहाँ पे समझना चाहिए। तो ये इट्स ऑलवेज गुड टू ट्रैक दीज थिंग्स। अब वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो यूके का इन्फ्लेशन जो है वो 40 ईयर हाई लेवल पे, फ्रेश 40 ईयर हाई लेवल पे जा चुका है, एंड दैट इज एट 9.1%। सो 9% की लेवल कंफर्टेबली इसने क्रॉस कर दी है, एंड दैट इज अनदर नेगेटिव थिंग। सो इन्फ्लेशन वहां पे भी कंट्रोल करना है। तो वहां पे भी अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए तो अगेन द पॉसिबिलिटी ऑफ रिसेशन इज देयर। अगर रिसेशन वहां पे आएगा तो क्रूड की डिमांड भी कम हो सकती है इन वन ऑफ द मतलब इट इज वन ऑफ द कमोडिटी, मेन कमोडिटी। सो आई थिंक क्रूड के प्राइसेस कम हो गए तो इंडिया को बहुत सारा बेनिफिट वहां पे हो सकता है। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि उनके पेन में हमारा गेन देखना है हमें, बट हमारा पेन सबसे ज्यादा क्रूड में है। सो आई थिंक वो अगर कंट्रोल में आ जाएगा तो हमारे लिए काफी अच्छा हो जाएगा। अब क्रूड के रिलेटेड ही बात करेंगे। चाइना ने $7.5 बिलियन के रशियन एनर्जी को बाय किया है। दैट इज अनदर हाई लेवल जहां पे चाइना रशिया के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सो आई थिंक जो एक्सपेक्टेशंस बन रही थी कि रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लाए जाएंगे, बट यहां जिस तरीके से एक अनदर इक्वेशन डेवलप हो रहा है जिसमें रशिया से चाइना भी बाय कर रहा है, इंडिया भी बाय कर रहा है, और अभी चाइना का भी नंबर 1 सप्लायर जो हुआ है क्रूड ऑयल का वो रशिया बन चुका है। पहले कौन था? पहले था सऊदी अरेबिया। इवन इंडिया के साथ भी यही सिनारियो डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। तो वर्ल्ड ऑर्डर या फिर ये ट्रेड का ऑर्डर चेंज हो रहा है वर्ल्ड ओवर। सो आई थिंक देयर आर some negatives but there are some positives and that's how world evolves, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। रशिया का जो रूबल है वो 7 ईयर हाई लेवल पे जा चुका है, which is
initially was looking very positive for the Russian economy, but now it is a concern for the Russian government or Russian central bank. क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ही रूबेल बढ़ता जाएगा तो जो competitiveness है to supply their commodities, वो competitiveness कहीं ना कहीं कम हो सकता है, and that's not a positive sign for the Russian economy. So that is another headache, और उसके लिए मोर देन 10% से उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स घटा दिए हैं. बट आई थिंक ये सैंक्शंस आर प्लेइंग निगेटिवली, बट थ्रू डिफरेंट वे विथ रशिया. अब देखते हैं रशिया इसको कैसे टैकल करता है, बिकॉज एक लेवल के ऊपर अगर आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो जाती है एंड यू आर एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, सो देन कॉम्पिटिटिवनेस जो है आपकी एक्सपोर्ट करने का वो कम हो जाता है वहां पे. सो दैट इज अ चैलेंज करंटली रशिया इज फेसिंग. सो देखते हैं क्या होता है. बाकी इंडियन इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो जो है इंडिया का, वो 11 ईयर हाई लेवल पे जा चुका है. FY22 के ये नंबर्स है. 4.3%, मतलब 4 अगर 100 रुपए का जीडीपी है इंडिया का, तो 4 रुपए 30 पैसे के कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स आ रहे हैं इंडिया में, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग. वैसे 2008 में ये नंबर 5.1% तक गया था. सो विथ राइजिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो, उसके साथ मार्केट का ऊपर जाना, ये एक चीज वो बबल में कन्वर्ट हुआ. बट यहाँ पे मार्केट गिर रहे हैं, बट फिर भी जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो है वो ऊपर जा चुका है. दैट्स अ पॉजिटिव साइन. बट देयर आर रीजंस आल्सो. फर्स्ट, जो मेटल सेक्टर्स है, पीएसयू बैंक्स है, उन्होंने जिस तरीके के प्रॉफिट्स दिए हैं, अब वो वही तरीके के प्रॉफिट्स कंटिन्यू कर पाएंगे क्या? दैट इज अनदर चैलेंज वी आर गोइंग टू सी. प्लस बिकॉज ऑफ कोविड जीडीपी यहाँ पे गिरा था. वहां मतलब जहां पे प्री कोविड लेवल से हमारा जीडीपी कम से कम 12 से 15% ऊपर दिखना चाहिए था, वो अभी सिर्फ मात्र 6% ऊपर दिख रहा है. दैट इज अनदर रीजन. सो जो डिनोमिनेटर है वो इतना ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है, बट जो न्यूमरेटर है ऊपर का, दैट हैज ग्रोन बाय 47% ईयर ऑन ईयर, एंड दैट्स व्हाई द कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो इज कमिंग एट 4.3%. सो ये कितना कंटिन्यू हो पाता है, ये कितने लेवल पे रहता है, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा. बट दीज आर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स. आई स्टिल फील क्रूड के प्राइसेस अगर कंट्रोल में आ जाते हैं, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में आ जाता है, सो कंजम्पशन इज गोइंग टू सी न्यू हाइज, ऐसा मुझे यहां पे लगता है. सो देखते हैं क्या होगा. बाकी स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने एक रिपोर्ट निकाली है, उसमें उन्होंने बोला है कि ओवर सप्लाई ऑफ इंडिया बॉन्ड्स टू ड्राइव यील्ड्स टू 8%. जो इंडिया की 10 ईयर जिससे यील्ड है वो 8% के ऊपर भी जा सकती है. क्यों? बिकॉज अराउंड 6.3 लाख करोड़ रुपीस के एक्स्ट्रा बॉन्ड्स इशू होने वाले हैं मार्केट में. सो ऑटोमेटिकली अगर सप्लाई बॉन्ड्स का बढ़ जाएगा तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने ही पड़ेंगे मार्केट में, जो बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से. सो वो अगर चीज होती है तो 8% के ऊपर भी वो यील्ड जा सकती है, ऐसा स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मानना है. मुझे ऐसा लगता है कि दैट शुड नॉट बी द ओनली रीजन. अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाता है उसके बाद रेपो रेट हाइक होते हैं तो वो एक मेन रीजन हो सकता है. बट अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है तो आई स्ट्रांगली फील 7.5 to 8% के बीच में यील्ड्स विल पीक, एंड उसके बाद यील्ड्स विल स्टार्ट गोइंग डाउन विथ स्लोइंग इन्फ्लेशन. सो दैट इज द पॉसिबिलिटी आई फील. अब देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में. इंडिया नीड्स $223 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन रिन्यूएबल कैपेसिटी, अगर वो 2030 का टारगेट अचीव करना है तो. सो ये जो सेक्टर है बहुत ही एम्बिशियस सेक्टर नजर आ रहा है. तो इस सेक्टर में अगर किसी कंपनी में करेक्शन आप देख रहे हो तो ये बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए डेवलप हो सकती है. आपके एडवाइजर को पूछ के वो डिसीजंस लेना आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है. सो प्लीज इस सेक्टर पे वॉच रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. ग्लोबल अटेंशन है इस सेक्टर पे, ग्लोबल फोकस है इस सेक्टर पे, नॉट जस्ट फ्रॉम कीमत हाइप है, इवन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो. एंड दैट्स व्हाई रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा स्पेस है जिस पे आपका ध्यान जरूर होना चाहिए. अब चलते हैं कंपनी स्पेसिफिक रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे. सो इंडिगो फ्लाइज हाई ऑफ राइवल्स इन मई. सो इंडिगो का जो मार्केट शेयर है इन द मंथ ऑफ मई 2022, ये 58% हो चुका है. कितना? 58%. आई अंडरस्टैंड देयर वुड बी सम गेन्स शॉर्ट टर्म में हो सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर द इंडिगो शेयर होल्डर्स. तो एक डोमिनेंट पोजीशन पे ये कंपनी यहाँ पे नजर आ रही है 58% का. मैं भी जब अभी हैदराबाद गया था फॉर माय सन्स बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो वहां पे आई फ्लू बाय दिस पर्टिकुलर एयरलाइन ओनली, एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस आफ्टर लॉन्ग टाइम, ऐसा मुझे लगता है. सो बिकॉज ऑफ कोविड आई डिड नॉट ट्रैवल. एक बार दिल्ली गया था
बट आई डोंट रिमेंबर कौन सी फ्लाइट है, शायद इंडिगो ही थी वो भी. सो आई थिंक मार्केट शेयर राइज होना इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी, दो देयर आर चैलेंजेस फ्रॉम द एटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब फ्यूल जो है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, तो उसके प्राइसेस बढ़ना इज नेगेटिव फॉर द कंपनी. बट आई थिंक ओवरऑल फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, डिस्पोजेबल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है ये एक सेक्टर है जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए. अब आईटीसी के बारे में बात करते हैं. आईटीसी की एनुअल रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें उन्होंने बोला है इन्फ्लेशन इज द बिगेस्ट कंसर्न. नियर टर्म में इन्फ्लेशन कैसे टर्न आउट होता है उस पे कंपनी का बहुत ज्यादा ध्यान है. बट देयर आर सम पॉजिटिव्स आल्सो इन द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट, व्हिच इज आईटीसीज फॉरेक्स अर्निंग्स जो है वो 47% से ग्रो हुई है इन FY22 एंड द नंबर इज एट 9,779 करोड़ रुपीज. और मेजरली ये जो एक्सपोर्ट हुए हैं, मतलब फॉरेक्स जो अर्निंग्स है इनकी, वहां पे एक्सपोर्ट्स ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो एक्सपोर्ट किया होगा उन्होंने, तो उसमें एग्री कमोडिटीज एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा है, विच इज वेरी पॉजिटिव, इंक्लूडिंग फूड्स एंड स्टेशनरी प्रोडक्ट्स आल्सो. सो आई थिंक आईटीसी इज मेकिंग अ लॉट ऑफ राइट मूव्स एंड दैट्स व्हाट वी that has been reflected in their share price also. When the markets went down, the stock price went up. The outperformance is nearly 40 to 50% compared to the market in recent in last 12 months, we can say that. So I think that is a very positive sign for the company. अब वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करेंगे. वोडाफोन, ये जो प्रमोटर है वोडाफोन आइडिया का, वो 436 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है फॉर 5G ऑक्शन, जो पैसा लगने वाला है. आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हेन द डेट्स आर मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीस, तो ये 436 करोड़ रुपए कितना डिफरेंस करने वाले हैं. बट ठीक है, जो भी आ रहा है, इट्स गुड फॉर द कंपनी. सीबीआई बुक्स DHFL इन बिगेस्ट बैंकिंग फ्रॉड. कितने का फ्रॉड है ये? 34,615 करोड़ रुपए, 34,615 करोड़ रुपीस. और इसमें 17 बैंक सिट हुए, और जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ लर्निंग्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स जब ऐसी चीजें होती है तो. बाकी इसके बारे में बहुत बार बात हो चुकी है. बट अभी ऑफिशियली ये बुक हो गया, सीबीआई ने बुक किया है इनको. आफ्टर मॉर्गन स्टैनले एंड जेपी मॉर्गन, इवन जॉफरीज ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बुलिश स्टैंड दिया है. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द टारगेट नंबर्स, बट व्हेन द इंस्टीट्यूशनल रिसर्च हाउसेस releases such kind of reports, तो उनको फॉलो करने वाले जो फंड्स होते हैं, they turn bullish on the stocks and that's a positive sign for the company. वैसे देखा जाएगा तो they have two growth engines, Jio and retail. प्लस बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, ग्लोबल सिचुएशन, ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से उनका जो मेन कैश का बिजनेस है वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है. एंड द फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी इज आल्सो वेरी हाई. सो ये सारे फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली रिलायंस के लिए काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं. दैट्स व्हाई दिस इज वन स्टॉक व्हिच शुड बी ऑन योर रडार. एसबीआई इज गियरिंग अप टू फाइट विद कंबाइंड एचडीएफसी एंटिटी. तो एसबीआई को भी समझ में आ रहा है कि भाई ये जो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर होने वाला है, ये जो एंटिटी बनने वाली है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू प्रेजेंट अ लॉट ऑफ चैलेंजेस फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. हम कितना भी एचडीएफसी को कोस ले फॉर देयर टेक प्रॉब्लम्स, technology problems, but when I go and travel and look at the penetration of HDFC Bank, I think this is phenomenal, whether it is for their credit cards or the money back things or their cash backs and all those things. I think they are phenomenal. I think वो घुस चुके हैं बिजनेसेस में और उनको पता है कि जो रिक्वायर्ड है बिजनेसेस के लिए वहां पे कैसे जाना है. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है एक बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन आने वाली है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जब मर्जर हो जाएगा. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मॉर्गेज बेस्ड अगर वो लेंडिंग बुक उनको उनके पास आ जाती है, वो एग्रेसिवनेस एचडीएफसी का वहां पे भी चलता है. सो आई थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग. और इसी के लिए एसबीआई इज गियरिंग अप, ऐसा कहना है चेयरमैन मिस्टर खरा जी का. जोमेटो बोर्ड लाइकली टू टेक अ कॉल ऑन ब्लिंकिट, मतलब ग्राफर्स जो है उसको बाय करने का कॉल, फाइनल कॉल कल हो सकता है. अब ये अगर होगा तो शायद बहुत ज्यादा नेगेटिवली भी मार्केट इसको रिएक्ट कर सकता है, बिकॉज व्हेन द टाइम्स आर टफ, व्हेन द लिक्विडिटी इज ड्राइंग अप, व्हेन द कंपनी इज नॉट प्रॉफिटेबल एंड लिस्टेड, एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर ऐसे कॉल लिए जा सकते हैं, जाते हैं, तो फिर वो नेगेटिवली भी टर्न आउट हो सकते हैं. वैसे ये ऑल स्टॉक डील है तो पैसा कहीं बाहर जाने नहीं वाला है, बट मुझे लगता है कि जब व्हेन द टाइम्स आर बैड, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे मूव्स कैन बैकफायर इन दी स्टॉक प्राइस, ऐसा मुझे लगता है. अब देखते हैं क्या होता है. टाटा मोटर्स में गो फुल्ली ऑनलाइन फॉर कार सेल्स. वो अपना एक प्लेटफॉर्म डेवलप करके वहीं से
क्लिक टू बाय या काइंड ऑफ चीज कर सकते हैं, मतलब टाटा मोटर्स की जो डिलीवरी है वो ऑनलाइन आप बाय कर सकते हो। दो आई थिंक द प्रोसेस विल बी, मुझे ऐसा लगता है दैट वुड बी मोर फ्रॉम द फॉर्मेलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपने बाय किया, सारी चीजें आपको ऑटोमेट करके दे दी है टू अवॉइड द पेपर वर्क एंड ऑल दोस थिंग्स, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं क्या होता है, बट उन्होंने बोला तो है कि वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग। सो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आज का भी आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और कैसे लगा ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।